गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th में पिछले वीडियोज़ में जो हम लोग अभी टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इसके पिछले वीडियोज़ में टेंजेंट और नॉर्मल के पार्ट में जो है हम लोग उस टेंजेंट नॉर्मल के संबंधित डिफिनेशन और उससे संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग उसी टेंजेंट और नॉर्मल के नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि आज का टॉपिक रहेगा एंगल बिटवीन टू कर्व और उससे संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला। तो एंगल बिटवीन टू कर्व, दो वक्र के बीच का कोण क्या होगा, दो वक्रों के बीच का कोण क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो दो वक्रों के बीच का कोण, मान लेते हैं ये चीज़ें आप, एक वक्र ये हो गया और एक ये हो गया, तो इनके बीच का कोण ये है कि ये है, एक वक्र ये हो गया और एक वक्र ये हो गया, इनके बीच का कोण ये है, ये है। किस प्रकार से डिफाइन करेंगे हम कि जो है दो वक्रों के बीच का कोण कौन सा है और कितना है, क्योंकि ये वक्र क्या होता है, वक्र में हर पॉइंट पर मुड़ाव होता है, कर्व में हर पॉइंट पर झुकाव या मुड़ाव होता है, तो वहाँ से जब सीधी लाइन नहीं बन पाएगी तो कोण का डिफाइन किस प्रकार करेंगे। तो आइए उसको समझते हैं। किन्हीं भी दो वक्रों के बीच का कोण जो होता है वो उसी वक्र के इंटरसेक्शन पॉइंट के द्वारा दोनों स्पर्शियों के बीच बने कोण के बराबर होता है। यानी किन्हीं जो है दो वक्रों के बीच का कोण उसी बिंदु पर खींचे गए दोनों वक्रों के स्पर्श रेखाओं के बीच के बने कोण को हम जो है वक्रों के बीच का कोण कहते हैं। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसको आइए समझते हैं। इसको डिफाइन कैसे किया जाए। द एंगल ऑफ two curves, the angle of intersection of two curve is defined to be, किसके द्वारा डिफाइन किया जाता है, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, डिफाइन किया जाता है टू बी एंगल बिटवीन टेंजेंट, एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द गिवन कर्व्स, यानी दिए गए कर्व के टेंजेंट्स, यस लगा देते हैं, टेंजेंट यानी स्पर्शियों के बीच जो कोण होता है वो क्या होता है, वो क्या कहलाता है, वक्र के बीच का कोण कहलाता है। एट देयर इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट, ये भी एक शब्द आप जोड़ सकते हैं। उनके प्रतिच्छेद बिंदुओं पर, उनके उभयनिष्ठ प्रतिच्छेद बिंदुओं पर खींची गई दोनों वक्रों की स्पर्श रेखाओं के बीच का बना कोण उन दोनों वक्रों के बीच का कोण कहलाता है। इसको किस प्रकार से डिफाइन किया जाए, कैसे हम इसको ग्राफिकली समझें, वो आइए समझने का प्रयास करते हैं। ये एक मान लेते हैं क्या बना, एक आपका जो है ग्राफ है एक्स और वाई प्लेन का। इसमें दो वक्र हैं, एक वक्र ये मान लिया गया जिसकी स्पर्शी ये है, ठीक है, और एक वक्र ये मान लिया गया जिसकी स्पर्शी कुछ इस प्रकार है। वक्र को थोड़ा सा हम लोग अलग बनाते हैं। ये दोनों वक्र हुए, इन दोनों वक्रों में जो है इन दोनों वक्रों में एक वक्र y इज इक्वल टू मान लेते हैं एफ एक्स है और एक वक्र y इज इक्वल टू जी एक्स मान लेते हैं, ठीक है। इन दोनों वक्रों के जो बीच का कोण होगा वो कोण इनके स्पर्शियों के बीच बने कोण के बराबर होगा एट दिस इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट, दैट मीन्स P अगर माना जाए x1, y1, ठीक है। तो किस प्रकार से इसको समझेंगे, तो आप लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड y इज इक्वल टू जी एक्स बी टू कर्व सच दैट देयर intersection
पॉइंट इज P x1, y। ठीक है, दो वक्र मान लिए गए y बराबर fx और gx, जिनके इंटरसेक्शन ऑफ कॉमन पॉइंट क्या है, P है x1 और y1, एंड लेट PT1 ठीक है, पहला वक्र जैसा भी आपने बातें की है, लेट PT1 and PT2 are tangents of the curve y is equal to fx and y is equal to gx respectively। ठीक है, जो PT1 है और जो PT2 है, ये जो है क्या है, y इज इक्वल टू fx और y इज इक्वल टू gx के दो स्पर्शी हैं। क्या हैं, दो स्पर्शी हैं। ठीक है, इसके दोनों क्या हैं, स्पर्शी हैं, और एंड they makes angle θ1 and θ2 with positive x direction, respectively। ठीक है, इसका मतलब जो θ1 है वो y इज इक्वल टू fx वक्र का है और जो कि t1 के साथ में है। ठीक है, और जो y इज इक्वल टू gx है उसका स्पर्शी t2 है और इसके द्वारा जो कोण है वो कौन सा है, t1। अच्छा, इस कोण को कोण ना कह के आप स्लोप कह सकते हो, आप ग्रेडियंट कह सकते हो, क्योंकि ये पॉजिटिव x की डायरेक्शन में है। ठीक है, एंड लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन देयर इंटरसेक्ट पॉइंट या इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व एट पॉइंट P। यानी इस कोण को क्या माना गया, थीटा मान लिया गया। इस कोण को क्या माना गया, थीटा मान लिया गया। ठीक है, इस प्रकार से जो है आपके पास क्या क्या हुआ, आपके पास स्पर्श की पहचान हो गई, आपके पास जो है आपके पास क्या हो गया, स्पर्शी की पहचान हो गई और इसके कोण पता हो गए। ठीक है, अब अगर आप ग्रेडियंट की बात करें, इसलिए ग्रेडियंट ऑफ y इज इक्वल टू fx, ग्रेडियंट ऑफ y इज इक्वल टू कर्व y इज इक्वल टू fx। क्या ग्रेडियंट इसका होगा, θ1 है, कोण बनना है, इसका मतलब ये क्या होगा, tan θ1 होगा। क्या होगा, tan θ1 होगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, m1 मान लेते हैं क्या है, m1 है, और ग्रेडियंट ऑफ कर्व y इज इक्वल टू gx tan θ2 इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, m2 मान लेते हैं। tan θ2 इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, m2 मान लेते हैं। इस प्रकार से आपके पास दोनों ग्रेडियंट पता हो गए और उसके बाद जो है किसकी पहचान हो गई, पहचान हो गई टेंजेंट की। ठीक है, अब अगर थीटा का मान फाइंड आउट आपको करना है, टॉपिक्स को आप जो है नोट डाउन करते रहिएगा साथ साथ में। अगर आपको थीटा का मान ज्ञात करना है तो आपको जो थीटा होगा अकॉर्डिंग टू फिगर या फ्रॉम फिगर,
थीटा होगा वो थीटा 1 माइनस थीटा 2 होगा। थीटा 1 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा 2 हो जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि जो किसी त्रिभुज का बहिष्ठ कोण, बाह्य कोण अपने समदूरस्थ दोनों कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब थीटा 1 प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा 2। आप ऐसा देख लें, ये क्या लिख सकते हैं, थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा 1, ठीक है, थीटा प्लस थीटा 1। या आप जो है थीटा 1 की बात करें तो भी बात वही होगी। इसका मतलब अगर हम लोग थीटा की बात करें तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से तो आपका मिला थीटा 2 माइनस थीटा 1, क्या मिल गया, थीटा 2 माइनस थीटा 1। अब अगर थीटा 2 ग्रेटर है तो ये सही है, अगर थीटा 2 थीटा 1 से लेस देन है तब आपका जो क्या हो जाता है, तब क्या हो जाएगा, थीटा 1 माइनस थीटा 2। इसीलिए वक्रों के बीच के कोण में m1 डिफरेंस m2 की बात की जाती है, m1 डिफरेंस m2 की बात की जाती है कि जिसका ग्रेडियंट ज़्यादा होगा वही पहले लिख दिया जाता है। तो बात एक ही है, चाहे आप इसको जो है इसी को कहें और थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये बातें जो आप यहाँ से लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये जो है एक न्यूमेरिकली वैल्यू आप प्रेजेंट कर सकते हैं, बशर्ते ये ध्यान रखें कि जो थीटा 2 माइनस थीटा 1 है, जो थीटा 2 माइनस थीटा 1 है, जब कभी भी आप कोणों के बीच की चर्चा करते हैं तो वहाँ पे m1 डिफरेंस m2 लिख दिया जाता है। अगर आप यहाँ इसको थीटा 1 माने, इसको थीटा 2 माने तो अभी थीटा 1 माइनस थीटा 2 आ जाएगा। तो चाहे आप थीटा 1 माइनस थीटा 2 लिखें और चाहे थीटा 2 माइनस थीटा 1 लिखें, बात एक ही होगा। दोनों पक्षों में tan ले लेते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा 1 माइनस थीटा 2। इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 अपान 1 प्लस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2, ठीक है। थीटा 1 माइनस थीटा 2 और थीटा 2 माइनस थीटा 1 में कन्फ्यूजन होने पर आप ये देखें कि जब फार्मूले की बात की जाती है तब यहाँ इसीलिए डिफरेंस लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, डिफरेंस लगाया जाता है कि जिसका भी ग्रेडियंट ज़्यादा होगा उसी के हिसाब से आप काम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस अंतर ही रहेगा, जो बड़ा होगा उसी को आप पहले लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर यहाँ से देखें तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 डिफरेंस m2 अपान 1 प्लस m1 m2, 1 प्लस क्या होगा m1 m2। अब यहाँ से कंडीशन बनती है, कौन सी कंडीशन बनती है, कंडीशन ये बनती है कि थीटा के मानों पे डिपेंड हो गया, थीटा के मान पे डिपेंड हो गया। पहला कंडीशन देख लेते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, tan 0 थीटा इज इक्वल टू tan 0 और tan 0 का मान क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब m1 डिफरेंस m2 अपान 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब m1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, m2 मिल जाएगा, m1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, m2 मिल जाएगा। इसी प्रकार यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए और इसी को कहते हैं आर्थोगोनली, ORTHOGONALLY, आर्थोगोनली कंडीशन क्या होती है कि दोनों ग्रेडियंट, दोनों जो है टेंजेंट आपस में क्या हो जाए, परपेंडिकुलरली हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये 90 हो जाएगा तो tan 90 इज इक्वल टू होता है tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan 90, इसका मतलब हो जाएगा इन्फिनेटिव, इसका मतलब हो जाएगा 1/0, यानी कि 1/0 इज इक्वल टू 1/0 इज इक्वल टू m1 डिफरेंस m2 अपान 1 प्लस m1 m2, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब m1 m2 इज इक्वल टू -1। इस प्रकार के फार्मूले आप जो है टेंजेंट एंड नॉर्मल के फर्स्ट टॉपिक में ही देख चुके हैं। अगर दो वक्र आपस में क्या हैं,
ऑर्थोगोनल हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा। अगर दोनों जो है वक्र इस प्रकार है कि उनकी जो स्पर्शी वो पैरेलल है तो उनकी प्रवणता आपस में क्या होगी, बराबर होगी। इस प्रकार से आप दो वक्रों के बीच के कोण और उसके जो है कंडीशन को समझ सकते हैं। हम चलते हैं आगे, प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ बढ़ते हैं और उससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न है फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स। कौन कौन से कर्व हैं, 2y² = x³ और y² = 32x। ठीक है, ये दो वक्र दिए गए हैं और इनके बीच का आपको कोण फाइंड आउट करना है। आपको ये पता है कि जो ग्रेडियंट होता है वो किसी एक बिंदु पर ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो किसी एक बिंदु पर ज्ञात करना होता है और जब एक बिंदु पे ज्ञात करना होता है तो आपको वह बिंदु भी फाइंड आउट करना पड़ेगा दिए गए कर्व पर। दोनों वक्र को एक दूसरे से संतुष्ट करा करके हम उनके प्रतिच्छेद बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, वी आर गिवन द कर्व्स 2y² = 3 = x³, y² = 32x। ठीक है, ये हो गया 1 and 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या मिलेगा 1 and 2 से, इसको यहाँ रखते हैं तो 2y² की जगह पे 32x = x³ क्या मिलेगा, 64x = x³ कटेगा, x² बचेगा यानी x बराबर क्या होगा, +-8 आया। क्या आया, +-8 आया। ठीक है, इसलिए अब x का मान मिला एट x या फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एट x = 8, y² क्या होगा, 32 × 8, y² कितना होगा, 256। y बराबर कितना मिलेगा, अगर ये 256 हो जाता है तो y = कितना मिलेगा, 16 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद एट x = -8 तो फिर y = मिलेगा -256। y डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, y क्या होगा, यहाँ भी प्लस माइनस रहेगा, डज नॉट एग्जिस्ट यानी -8 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसका मतलब पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन कर्व्स और कौन कौन पॉइंट होंगे, +8 को लेकर ही चलना है, 8, 16 एंड 8, -16। 8, 16 कर्व होगा और 8, 16 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा और -8, 16 होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट dy/dx 4y या आप ऐसा करते हैं
जब एक कर्व के रूप में दिया गया है, इक्वेशन के रूप में दिया गया है, तब आप क्या करें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या इसको भी हटा दें, नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड with respect to x of इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन का x के सापेक्ष दोनों पक्षों में डिफरेंशिएट करने पर 4y dy by dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। इसका मतलब dy by dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर अपान 4y। ठीक है, और डिफरेंशिएट यहाँ भी लिख दें, एट पॉइंट 8,16 साथ साथ ये भी काम करते चलें, दोनों बिंदु पे अलग अलग मिलेगा तो 8,16 पे पहले ज्ञात कर लेते हैं। अभी उसी प्रकार से 8,-16 पे भी फाइंड आउट हो जाएगा। इसका मतलब यमोन मान लेते हैं dy by dx को 8,16 पर, यमोन का मान। 3x स्क्वायर 8 का 64, 4y 60। ठीक है, कट गया, कितना आया, 3 आया। यमोन का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एंड डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड with respect to x of equation second at point 8,16 m2 is equal to dy by dx at point 8,16 is equal to 1 मिनट। अभी हम लोग जो है यहाँ पर जो है पहले dy by dx ही कर लें, तो जो dy by dx मिलेगा वो देखते हैं। और dy by dx कैसे मिलेगा, यहाँ से 2y dy by dx इज इक्वल टू 32, क्या मिलेगा, 32। इसका मतलब dy by dx इज इक्वल टू 32 अपान 2y, इसका मतलब 16 अपान y, ये क्या मिलेगा, 16 अपान y मिल जाएगा। क्या मिलेगा, 16 अपान y। इसलिए m2 इज इक्वल टू dy by dx एट पॉइंट 8,16 इज इक्वल टू 16 अपान 16 कैंसिल होगा, कितना आएगा, 1 आएगा। सो tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2। अब आपका प्रश्न हो सकता है सर यहाँ पे डिफरेंस क्यों नहीं लगा, यहाँ देखें m1 ग्रेटर है m2 लेस है, तो आप m1 माइनस m2 कर दीजिए, कर सकते हैं। और m1 का मतलब कितना, 3 और -1 अपान 1 इंटू 3 इंटू 1, तो 2 अपान 4 यानी 1 अपान क्या मिला, 2 मिला। ये क्या है, tan थीटा, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपान 2। थीटा इज इक्वल टू क्या मिला, tan इनवर्स 1 अपान 2, कब, पॉइंट 8,16 पर, किस पर, 8,16 पर। इसी प्रकार आपको काम करना है HW में 8,-16 पर इसका मान बताना है, 8,-16 पर थीटा का मान बताना है, एंगल बिटवीन टू कर्व्स का मान बताना है। ठीक है, फिलहाल हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 क्या है वो देख लेते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन find the angle between
द पैराबोलाज y square is equal to 4x and x square is equal to 4by at their point of intersection other than the virgin ठीक है। यानी वर्जिन को छोड़ करके क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर एंगल ज्ञात करना है दिए गए दोनों पैराबोलास के मध्य। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या करना है, काम वही, वी आर गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व y इज इक्वल टू 4ax और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। दो आपके पैराबोलास हो गए। ठीक है, अब यहाँ भी आपको बिंदु नहीं पता है, तो सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ज्ञात करना। तो चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, y पावर अगर 4 की बात करें तो यहाँ हो जाएगा 16a स्क्वायर x स्क्वायर। इसका मतलब 16a स्क्वायर और x स्क्वायर का मतलब 4by। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 64a स्क्वायर by और ये क्या y पावर 4। एक y कैंसिल होगा, y क्यूब बचेगा। क्या बचेगा, y क्यूब इज इक्वल टू 64a स्क्वायर b। इसका मतलब y इस क्यूब रूट लेने पर यहाँ 4 और यहाँ a पावर 2/3 और b पावर 1/3। ये किसका मान मिलेगा, ये मान आपका मिलेगा y का। किसका मान मिलेगा, y का मान मिला। ठीक है, पुनः फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड देखते हैं, x के पावर 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 16b स्क्वायर y स्क्वायर। अब y स्क्वायर का मान जब रखेंगे तो x के पावर 4 16b स्क्वायर इंटू 4ax, एक x से कटेगा, x क्यूब बराबर आएगा 64ab स्क्वायर। इसका मतलब x इज इक्वल टू आएगा 4 और a का मतलब a के पावर 1/3 और b के पावर 2/3, ये आएगा x का मान। इसलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स क्या होगा, b। 4a पावर 1/3 b पावर 2/3 कहाँ 4a पावर 2/3 b पावर 1/3, ये होगा आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। फिर हमको वही सारी प्रक्रियाएं करनी है, कौन सी, अगेन m1 और m2 निकालने की। डिफरेंशिएट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा 2y dy/dx इज इक्वल टू 4a, 2 2 जा 4, यानी dy/dx जो मिला वो 2a/y मिला। इसका मतलब अगर m1 की बात की जाए
तो यमोन होगा dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P मान लेते हैं, यहाँ अपनी सुविधा के लिए P लिख दिया जा रहा है, फिलहाल आप P का मान समझेंगे वही 2a अपान कौन सा मान है y, तो 4a पावर 2/3 b पावर 1/3, 4a पावर 2/3 b पावर 1/3। ठीक है, यहाँ से जो मान मिलेगा 2 2 जा कितना होगा 4 होगा, a पावर 1/3 1/2 हो जाएगा, a पावर 2/3 को अगर ऊपर लिया जाए तो 1 माइनस 2/3 1/3 आएगा, b पावर 1/3 आएगा, इसका मतलब a पावर 1/3 अपान b पावर 1/3। ये किसका मान मिलेगा m1 का। और डिफरेंशिएट ऑफ इक्वेशन सेकेंड with respect to x, 2x is equal to 4b dy by dx, 2 2 जा 4, इसका मतलब dy by dx is equal to x अपान 2b, x अपान क्या होगा 2b हो जाएगा। इसका मतलब अगर m2 की बात की जाए तो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P क्या होगा, x का मान है कितना 4a पावर 2/3 b पावर 1/3, a पावर 2/3 b पावर 1/3, y का मान a पावर 1/3 है और b पावर 2/3 है। ठीक है, a पावर 1/3 b पावर 2/3 अपान कितना 2b, 2 2 जा 4, अर्थात 2 आएगा और a पावर 1/3 अपान b पावर 1/3। अब a पावर 1/3 अपान b पावर 1/3, ये मिला आपको m1 और m2। सो एंगल बिटवीन कर्व्स 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच का जो कोण होगा, कर्व 1 और 2 के बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो यहाँ देखें m1 का मान कितना है 1 अपान 2, a पावर 1/3 b पावर 1/3 माइनस 2 a पावर 1/3 b पावर 1/3 अपान 1 प्लस 1/2 a पावर 1/3 b पावर 1/3 इंटू 2 इंटू a पावर 1/3 b पावर 1/3। ठीक है, ये अगर आपको समझ में आए हो, ये बातें समझ में आए हो, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट जो आपका सामने रहेगा, जो आपको tan थीटा की वैल्यू मिलेगी, वो tan थीटा की जो आपकी वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी tan इनवर्स, आप सॉल्व कर लेंगे tan इनवर्स AB पावर होल बाई 3 1/3 अपान 2 इंटू a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3, ये आपका थीटा का मान मिलेगा। जो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स AB पावर 1/3 प्लस 2 इंटू a के पावर 2/3 और b के पावर 2/3। इस प्रकार से आप जो है एंगल बिटवीन टू गिवन कर्व्स हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। ठीक है, प्रश्न संख्या 3, इफ कर्व प्रश्न संख्या 3 आपका है, इफ कर्व ax² प्लस by² इज इक्वल टू 1
एंड ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या होता है? 90 अंश पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, काटते हैं। इफ कर्व्स, प्रश्न संख्या 3, इफ कर्व्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटरसेक्ट टू ईच अदर at right angle, then prove that then prove that 1 upon a minus 1 upon b is equal to 1 upon a dash minus 1 upon b dash। ये प्रश्न आपको सॉल्व करना है, ठीक है। जो a डैश है और जो a है, जो b है, b डैश है, उसी टर्म में आपको जो है एंगल फाइंड के रूप में इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो हम करते क्या हैं, अगर ये दोनों कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं तो आपको पता है, क्या पता है, इनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा, यानी m1 डिफरेंस m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो हम लोग करते क्या हैं, लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स is equal to p x1 y। we are given the curve ax square plus by square is equal to 1, a dash x square b dash y square is equal to 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। 2ax क्या होगा, 2ax प्लस 2by dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -ax अपान बी वाई। क्यों, 2 आपका कॉमन होकर 0 की तरफ चला जाएगा, -ax अपान बी वाई। इसलिए जो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 कामा y1 होगा, इसी को क्या मान लिया गया, m1 मान लिया गया, और -a अपान बी x1 अपान y1 होगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर इनकी बात की जाए तो 2a डैश एक्स प्लस 2b डैश वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 मिलेगा, और जो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 कामा y1 होगा, इसी को m2 मान लिया जाए तो -a डैश x1 अपान b डैश y1 -a डैश x1 अपान b डैश y1 हो जाएगा। और दोनों इंटरसेक्ट एट राइट एंगल हो रहे हैं। आप कहेंगे सिंस कर्व फर्स्ट एंड सेकेंड इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, देन दोनों का गुणनफल -1 के बराबर, -ax1 अपान by1 इज इक्वल टू इंटू -a1x1 a डैश x1 अपान b डैश y1 इज इक्वल टू -1, मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस,
ए डैश x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी डैश y1 का स्क्वायर। ठीक है, बी डैश y1 का स्क्वायर। अगर यहाँ से देखा जाए तो जो ये इक्वेशन मिला, इक्वेशन नंबर था, आप बताएं जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट कर्व होगा वो क्या कर्व पे नहीं होगा, वो कर्व पे भी होगा। तो आल्सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एट पॉइंट x1 y1 क्या मिलेगा, ax1 स्क्वायर प्लस by1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यहाँ भी है 1 यहाँ भी है, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो a डैश x1 स्क्वायर प्लस b डैश y1 स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको जो है एक तरफ किया जाए तो a माइनस a डैश x1 स्क्वायर इज इक्वल टू b डैश माइनस b डैश माइनस b y1 स्क्वायर, b डैश माइनस b क्या हो जाएगा y1 स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये इक्वेशन नंबर आपका क्या कर दिया जाएगा 4 और ये क्या है 3। आपको क्या चाहिए a1 अपान b चाहिए ना, तो इसका मतलब क्या किया जाए, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 4, नो इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 3। इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस a डैश अपान a डैश, b माइनस b डैश अपान b डैश, अपान क्या हो जाएगा b डैश। कैसे, b माइनस b डैश करेंगे, यहाँ भी माइनस होगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब 1 अपान a डैश माइनस 1 अपान a इज इक्वल टू 1 अपान b डैश माइनस 1 अपान b। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपान a उधर ले चलते हैं, 1 अपान a माइनस 1 अपान b, इधर आएंगे 1 अपान a डैश माइनस 1 अपान b डैश। इस प्रकार से आपका प्रूफ जो करना है वो आ सकता है। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा और समझने का प्रयास भी आप करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या नेक्स्ट 4 पर। प्रश्न संख्या 4, अगला प्रश्न, इसमें बताए गए सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और सभी प्रश्न आप चेक कर सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में बारी बारी से आ चुके भी हैं और आते रहते हैं। इफ द कर्व एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर अपान सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये भी इंटरसेक्ट आर्थोगोनली नाम आपको बताया गया है। आप आर्थोगोनल के बारे में समझ रहे हैं। आर्थोगोनल का मतलब एक दूसरे को राइट एंगल पे काट रहे हैं। टू आर्थोगोनली, देन प्रूव दैट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, आर्थोगोनली है, सिस्टम वही आपको करना है। लेट p x1 कामा y1 बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ curves, let we are given the curve x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1, x square upon c square plus y square upon d square is equal to 1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकेंड। ठीक है, डिफरेंशिएट
of equation first and second with respect to x at point, या हटा देते हैं अभी इसको, क्या मिलेगा 2x अपान ए स्क्वायर प्लस 2y अपान बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो जो मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स वो कितना होगा, माइनस एक्स बाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपान वाई। इसका मतलब माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर एक्स अपान वाई। इसलिए डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 कामा y1, इसी को मान लेते हैं m1। तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर x1 अपान y1। क्या हो जाएगा x1 अपान y1 एंड दूसरे का 2x अपान सी स्क्वायर प्लस 2y अपान डी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर डायरेक्टिक देखा जाए तो जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा एट पॉइंट x1 y1 आएगा, जिसको हम लोग कहेंगे m2 है, वो माइनस डी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर x1 अपान y1 होगा। माइनस डी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर x1 अपान क्या होगा y1 होगा। ठीक है, अब ये भी ऑर्थोगोनली जो है इंटरसेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाय ऑर्थोगोनली। ठीक है, m1 इंटू m2 बराबर -1। इसका मतलब जब यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर x1 स्क्वायर अपान y1 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर x1 वो स्क्वायर नहीं है, x1 अपान y1 इज इक्वल टू माइनस प्लस। ठीक है, बी स्क्वायर डी स्क्वायर x1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस में ये मिल जाएगा बी स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर y1 स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे जो है आपको जो प्रूव करना वो ए स्क्वायर माइनस क्या प्रूव करना है, बी स्क्वायर प्रूव करना है। ठीक है, इसका मतलब आप पिछले प्रश्नों की तरीके से नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एट पॉइंट x1 कामा y1, एट पॉइंट क्या होगा x1 कामा y1, क्या मिलेगा x1 स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। पिछले प्रश्नों के तरीके से दोनों इक्वेशन का RHS बराबर है, इसका मतलब x1 स्क्वायर अपान सी स्क्वायर और y1 स्क्वायर अपान डी स्क्वायर। यहाँ से क्या मिलेगा 1 अपान ए स्क्वायर माइनस 1 अपान सी स्क्वायर इंटू x1 स्क्वायर बराबर माइनस में 1 अपान बी स्क्वायर माइनस 1 अपान डी स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से अगर देखें तो ये क्या मिल रहा है, क्या लाना है आपको सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर सी स्क्वायर x1 स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर डी स्क्वायर y1 स्क्वायर। ये हो गया। अब यहाँ से आप चाहें तो डिवाइड कर दें, किसको डिवाइड करेंगे, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर लाना है, इसको मान लेते हैं कितना 3 और इसको मान लेते हैं 4। फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4
क्या होगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर सी स्क्वायर, अपान करेंगे तो भी मल्टीप्लाई में ही होगा, बी स्क्वायर डी स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बराबर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चलिए माइनस आगे ले लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस वहाँ से माइनस यहाँ से कम हो जाएगा। यहाँ से देखें ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर को उधर ले चलते हैं, ए स्क्वायर और उसके बाद यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा, चेक कर लीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, चेक कर सकते हैं। ये आपका प्रूफ आ जाएगा जो आपको लाना है। इस प्रकार से भी प्रश्नों को सिद्ध करने के लिए कभी कभी आपसे पूछा जाता है, आप इसको समझ सकते हैं और इसको लगाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5, show that the curve xy is equal to a square and x square plus a square is equal to 2a square touch to each other, अब ये प्रश्न सबसे अलग है। अभी तो हम लोगों ने कोण के बारे में चर्चा किया और ये कह रहा है टच टू ईच अदर, स्पर्श करते हैं, केवल क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। और स्पर्श करते हैं तो आपको एक बातें याद रखनी होंगी, क्या, इफ कर्व्स touch to each other then m1 is equal to m2। अगर m1 is equal to m2 आ जाता है, अगर m1 is equal to m2 आ जाता है तो ये जो है दोनों कर्व आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। इतनी बातें आपको केवल याद रखनी है, केवल इतनी बातें याद रखनी है। तो चलिए, वी आर गिवन द कर्व एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये बातें हो जाती हैं। ठीक है, अब आप देखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आपको फाइंड आउट करना है पॉइंट्स। क्या फाइंड आउट करना है, पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है, पॉइंट्स को आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और जो पॉइंट आपका आएगा वो पॉइंट आप सॉल्व आपको करना है। पॉइंट्स जो आएंगे वो आएंगे पॉइंट्स बी, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अब इतना काम तो आप कर सकते हैं, दोनों कर्व को सॉल्व करके इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। और आएगा माइनस ए कॉमा ए और माइनस ए कॉमा ए। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फलन सेकेंड का डेरिवेशन प्लस सेकेंड फलन फर्स्ट का डेरिवेशन इज इक्वल टू 0, अर्थात डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आएगा माइनस वाई बाई एक्स। इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट ए कॉमा ए कितना आएगा, माइनस ए बाई ए, दैट मीन्स कितना आएगा, माइनस 1। अगेन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड 2x
प्लस 2y dy/dx इज इक्वल टू 0, dy/dx इज इक्वल टू माइनस एक्स अपान वाई। इसका मतलब dy/dx एट पॉइंट ए कामा ए इज इक्वल टू माइनस ए कामा ए, कैंसिल माइनस ए। ये चीज़ें आप क्या मान सकते हो, इसको m1 और इसको क्या मान सकते हो m2। सिंस m1 इज इक्वल टू m2, then it is clear that curves touches to each other। ठीक है, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं यदि क्या इनकी प्रवणताएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास कोणों से संबंधित प्रश्नों से श्रृंखला एक प्राप्त होती है। और एक लास्ट प्रश्न जो भी आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है, उन सभी प्रश्नों में से छांट करके ये प्रश्न आपके लिए व्यवस्थित किया गया है, जिसमें से लास्ट एक प्रश्न और बचा है, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न है आपका सो दैट द कर्व एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस लेमडा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस लेमडा 1 इज इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस लेमडा 2 प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस लेमडा 2 इज इक्वल टू 1 इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, प्रयास करना है आपको, समझ लीजिए, लगा सकते हैं। राइट एंगल दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 प्राप्त होगा। प्रवणता कहाँ से मिलेगी? सबसे पहले इन दोनों बिंदुओं की सहायता से हम पॉइंट ज्ञात कर लें या x1 y1 ज्ञात कर लें, और x1 y1 ज्ञात करने के बाद फिर दोनों को m1 और m2 दिखा दें। अगर उनका गुणनफल -1 के बराबर आता है तो राइट एंगल पे प्रतिच्छेद कर लें। ठीक है, इस प्रकार से एंगल ऑफ कर्व से संबंधित जो प्रश्नों की श्रृंखला और से संबंधित प्रश्न हैं, ये आज यहीं पे समाप्त होते हैं। और टेंजेंट एंड नॉर्मल का नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, उसमें जो आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। पार्ट 3 में आपको जो स्टडी करना है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। पहली बात तो ये क्या होते हैं, उसके बाद तब लेंथ की बात की जाएगी। सब टेंजेंट क्या होते हैं, उसके बाद इन दोनों के लेंथ के बारे में, फिर उसके बाद लेंथ ऑफ नॉर्मल और लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये नई टॉपिक है जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होता है, सब टेंजेंट क्या होता है, सब नॉर्मल क्या होता है, इसके लेंथ क्या होता है, इस पर संबंधित प्रश्न कैसे बन सकते हैं, ये चीज़ें आपको ज़रूरी है, जो कि नेक्स्ट वीडियो पार्ट नंबर 3 में आपको प्राप्त होगा। तब तक के लिए आज और कल के पढ़ाए गए इन दोनों बिंदुओं के बारे में प्रश्नों को आप सॉल्व करें, समझें। इसी प्रकार के हर प्रत्येक चैप्टर में कुछ नए टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको प्रत्येक चैप्टर में ऐसा आपने अनुभव किया होगा कि कुछ नए बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है, कुछ नए पॉइंट्स के बारे में, तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। और इसी प्रकार के नए बिंदुओं को, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की जानकारी के लिए, एक्स्ट्रा बिंदु की जानकारी के लिए आप जो है प्रत्येक वीडियो को देखें, समझें। प्रॉब्लम होने पर आप समस्याओं को शेयर करें। और जो स्टूडेंट्स नए हैं वो ऐसे ही जो है वीडियोज़ और ऐसे ही तथ्यों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा अपने जो है स्टूडेंट ग्रुप में इस वीडियोज़ को ज़रूर भेजें, जिससे जो बच्चे अध्ययन कार्य में व्यवधान उत्पन्न पा रहे हैं अपने आप में, वो अध्ययन कार्य को कर सके, उनका भी स्टडी चल सके और उनको भी इस नए तथ्यों के बारे में, नई जानकारियों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। बस आज के लिए इतना ही। ओके।